आपका स्वागत है द मूवी स्टोरी में। आज मैं आपको 2010 की एक हॉरर रोमांस फिल्म लेट मी इन दिखाने जा रहा हूं। स्पॉइलर अलर्ट, सावधान रहें और ध्यान रखें। 1983 में न्यू मैक्सिको के लॉस अलामोस में एक अस्पताल में एक व्यक्ति को 9.5% शरीर पर जलने के निशान के साथ भर्ती किया जाता है। वह एक महत्वपूर्ण हत्या के मामले में संदिग्ध है, इसलिए जासूस उससे बात करने के लिए बेताब है और वह उसे बिस्तर पर ही मिलने जाता है। वह व्यक्ति इतना विकृत हो चुका है कि वह बोल नहीं सकता, लेकिन जासूस को एक विचार आता है। वह बिस्तर के पास की मेज पर एक छोटा नोटपैड और पेन रख देता है और उस व्यक्ति से कहता है कि वे जल्दी या देर से उसकी पहचान जान लेंगे, इसलिए वह अभी कबूल करके सबका समय बचा सकता है। जब जासूस उससे पंथ और शैतानवाद के बारे में पूछता है तो उसकी हृदय गति तेज हो जाती है, लेकिन उनकी बातचीत एक नर्स द्वारा बाधित होती है जो जासूस को बताती है कि उसे एक जरूरी फोन कॉल है। जैसे ही जख्मी व्यक्ति पेन पकड़ने के लिए हाथ उठाता है, जासूस रिसेप्शनिस्ट से कॉल लेने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है, जो उसे बताती है कि उस व्यक्ति की छोटी बेटी वहां थी, लेकिन उसने कोई जानकारी नहीं छोड़ी। अचानक नर्स को उस व्यक्ति के कमरे से चीखते हुए सुना जाता है। जब जासूस जांच करने जाता है तो उसे पता चलता है कि जख्मी व्यक्ति खिड़की से कूद गया है और नोटपैड पर एक संदेश छोड़ गया है, मुझे माफ करना एबी। 2 हफ्ते पहले ओवेन, एक अकेला 12 साल का लड़का, अपने अपार्टमेंट के सामने छोटे से आंगन में समय बिता रहा है और कैंडी खा रहा है। जब उसकी तलाकशुदा माँ उसे रात के खाने के लिए बुलाती है तो वह कैंडी के रैपर को बर्फ में दबा देता है और उसके साथ शामिल हो जाता है। रात का खाना तनावपूर्ण और अजीब हो जाता है जब ओवेन के पिता का फोन आता है और वह उसकी माँ के साथ बहस करने लगता है, जिसके बाद फोन कॉल खत्म होने पर माँ सोफे पर रोने लगती है। ओवेन रसोई से एक चाकू लेता है और अपने कमरे में लौटकर एक डरावना मास्क पहनकर धमकियां देने का अभ्यास करता है। जब उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं तो वह चाकू नीचे रख देता है और अपने टेलीस्कोप से पड़ोसियों की जासूसी करने लगता है। जैक व्यायाम कर रहा है, जबकि लैरी और वर्जीनिया पहले बहस करते हैं और फिर प्यार करने लगते हैं। ओवेन उनकी ओर से नजरें नहीं हटा पाता। जब तक कि वर्जीनिया उसे नहीं देख लेती तब वह छिप जाता है, लेकिन जब उसे एक कार पार्क होने की आवाज सुनाई देती है तो वह फिर से खिड़की से झांकता है। वह जोड़ा जा चुका है और एक मध्यम आयु का व्यक्ति थॉमस और एक युवा लड़की एबी ओवेन के बगल वाले अपार्टमेंट में जा रहे हैं। किसी कारण से एबी नंगे पैर घूम रही है। अगली सुबह स्कूल जाते समय ओवेन बर्फ पर एबी के पैरों के निशान देखता है। स्कूल में ओवेन को केनी और उसके दोस्तों द्वारा लगातार तंग किया जाता है। पहले केनी कक्षा में उसके ऊपर थूकने वाला 10 वाला कागज फेंकता है, फिर वे उसे स्विमिंग क्लास के बाद लॉकर रूम में घेर लेते हैं। बुलीज उसे तैराकी न करने के लिए ताने मारते हैं और उसे लिटिल गर्ल कहकर चिढ़ाते हैं। उसे तौलिए से मारते हैं, फिर उसे फर्श पर धकेलकर कई बार उसकी अंडरवियर खींचते हैं। वे तब तक उसे नहीं छोड़ते जब तक कि ओवेन अपनी पैंट गीली नहीं कर देता। कक्षा के बाद ओवेन दुकान पर कैंडी लेने रुकता है और चाकुओं का एक संग्रह देखता है, इसलिए वह एक चाकू खरीदने का फैसला करता है। बाद में शाम को वह चाकू का उपयोग करके आंगन में एक पेड़ पर प्रहार करता है और धमकी देने का अभ्यास करता है। एबी के अचानक प्रकट होने से वह रुक जाता है, जो फिर से बर्फ पर नंगे पैर है। कुछ बातचीत के बाद एबी उसे बताती है कि वह उसकी दोस्त नहीं बन सकती और चली जाती है, इसलिए ओवेन फिर से पेड़ पर प्रहार करने लगता है। कुछ क्षण बाद वह देखता है कि थॉमस काले कपड़े पहने और एक बैग लिए हुए इमारत से निकलता है। थॉमस एक स्टोर के पार्किंग स्थल पर जाता है और मालिक के वापस आने का इंतजार करने के लिए एक कार में घुस जाता है। मालिक अपने सामान के साथ लौटता है और कार चलाता है, लेकिन जब वह ट्रेन की पटरियों के सामने रुकता है तब थॉमस कार्रवाई करता है। मास्क पहनने के बाद वह ड्राइवर को मार देता है और उसे पेड़ पर लटकाकर उसकी गर्दन काट देता है और खून को एक जगह में बहने देता है, जिसे वह गलती से गिरा देता है। ट्रक आने के कारण उसके पास साफ करने का समय नहीं होता, इसलिए वह बचे हुए खून के साथ जग लेता है और अपार्टमेंट इमारत में लौट जाता है। ओवेन उसी समय घर पहुंचता है जब थॉमस, और वह दीवार के माध्यम से उसे किसी के साथ गहरी आवाज में बहस करते हुए सुन सकता है, जो सोचता है कि क्या उन्हें बाहर जाकर खुद यह करना चाहिए। थॉमस जवाब देता है कि वह थक गया है और शायद पकड़ा जाना चाहता है। अगले दिन जासूस और कुछ पुलिस वाले स्कूल में कुछ सवाल पूछने के लिए आते हैं, क्योंकि रात को मारा गया व्यक्ति हाल ही का स्नातक था। शाम को ओवेन फिर से आंगन में समय बिताता है, एक रूबिक्स क्यूब के साथ खेलता है। एबी फिर से उसके पास आती है और उसे जाने के लिए मनाने में असफल होने के बाद वह क्यूब के बारे में पूछती है। ओवेन उसे खेलना सिखाता है और उसके नंगे पैरों के बारे में पूछता है। एबी बताती है कि उसे कभी ठंड नहीं लगती। रात के लिए क्यूब उधार देने के बाद ओवेन अपने अपार्टमेंट में लौट जाता है, जबकि वह बाहर खेलती रहती है। लेकिन जब उसका शरीर दर्द करने लगता है
तो क्यूब अचानक उसके हाथों से गिर जाता है। एबी पास के एक सुरंग में जाती है और घायल बच्चे की तरह मदद के लिए पुकारती है। जैक उसे ढूंढता है और मदद करने की कोशिश करता है, और जब वह उसे उठाता है तो एबी उस पर हमला करती है। वह उसे हिलाती है और कई बार मारती है, फिर उसे फर्श पर फेंककर उसका खून चूसती है, फिर उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देती है और चली जाती है। कुछ क्षण बाद ओवेन फिर से अपने पड़ोसियों की जासूसी करता है और देखता है कि जैक अपने स्थान पर नहीं है, जबकि वह दीवार के माध्यम से थॉमस को एबी को कुछ करने के लिए डांटते और अपमानित करते हुए सुनता है, जिसे अब उसे साफ करना है। साफ करना का मतलब है कि थॉमस जैक के शरीर को ढूंढता है और उसे नदी में फेंक देता है, एक डंडे का उपयोग करके उसे गहरे पानी में धकेल देता है। अगली सुबह ओवेन को बर्फ से ढका हुआ हल किया गया क्यूब मिलता है। वह शाम को फिर से एबी से मिलता है और नामों का आदान प्रदान करने के बाद एबी उसे बताती है कि वह कमोबेश 12 साल की है और उसे अपनी जन्म तिथि नहीं पता, इसलिए ओवेन उसे क्यूब उपहार में देने की कोशिश करता है, जिसे वह ठुकरा देती है। लेकिन वह उसे हल करना सिखाने के लिए सहमत हो जाती है, इसलिए वे बाकी की शाम एक साथ खेलते हुए बिताते हैं। अगले दिन शिक्षक कक्षा के लिए एक फिल्म चलाता है, इसलिए ओवेन इस समय का उपयोग मोर्स कोड सीखने के लिए करता है और केनी उसे देख लेता है। तीनों बुलीज बाद में ओवेन को बाथरूम में घेर लेते हैं और केनी को गुस्सा आता है जब ओवेन उसे दिखाने से मना करता है कि वह क्या लिख रहा था, इसलिए वह उसे एक छड़ी से मारता है और उसे लड़की कहता है, जिससे उसके गाल पर निशान पड़ जाता है और उसे किसी को न बताने की याद दिलाता है। जब वह घर लौटता है तो ओवेन अपनी माँ से झूठ बोलता है कि वह खेल के मैदान में गिर गया था। रात के खाने के बाद वह एबी से मिलता है और उसे दिखाता है कि वह स्कूल के लिए रोमियो और जूलियट पढ़ रहा है। वह उसे मोर्स कोड की कुंजी के साथ एक शीट भी देता है ताकि वे दीवार के माध्यम से बात कर सकें। एबी चिंतित हो जाती है जब उसे पता चलता है कि ओवेन उसे दीवार के माध्यम से सुन सकता है, और जब वह उसके माता पिता के बारे में पूछता है तो वह कहती है कि उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन यह नहीं बताती कि उसके पिता उस दिन उससे क्यों नाराज थे। जब ओवेन उसे बताता है कि उसके माता पिता का तलाक हो रहा है तो एबी उससे उसके घाव के बारे में पूछती है और ओवेन उसे सच बताता है। उसे यह सुनना पसंद नहीं आता, इसलिए वह उसे कहती है कि उसे उन बुलीज को वापस मारना चाहिए और अगर चाकू काफी नहीं है तो वह उसकी रक्षा करेगी। ओवेन को संदेह है, लेकिन एबी अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर रखती है और कहती है कि वह जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। जब वे अपने अपने कमरों में लौटते हैं तो वे दीवार के माध्यम से मोर्स कोड का उपयोग करके बातचीत शुरू करते हैं। अगले दिन ओवेन अपने जिम शिक्षक से मिलने जाता है और बाद के स्कूल में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए साइन अप करता है। इसके बाद वह अपनी माँ के पर्स से कुछ पैसे चुराता है और एबी को आर्केड में ले जाता है, जहां वह उसे मिसेस पैकमैन खेलना सिखाता है। फिर वह उसे कैंडी खरीदने के लिए दुकान ले जाता है, जिसे वह ठुकरा देती है। उसे निराश देखकर एबी एक कैंडी स्वीकार करती है, लेकिन बाहर जाकर तुरंत उल्टी कर देती है। वह ओवेन से माफी मांगती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बस उसे गले लगाता है। फिर भी चिंतित होकर एबी उससे पूछती है कि क्या वह उसे पसंद करता है। वह हाँ कहता है। फिर वह पूछती है कि अगर वह लड़की ना होती तो क्या वह उसे फिर भी पसंद करता, जिसके जवाब में वह कहता है कि शायद हाँ। वे अपने इमारत की ओर वापस चलते हैं, जबकि वह उल्लेख करती है कि वह बहुत घूमी है, और ओवेन कहता है कि वह इस भयानक शहर से बाहर निकलना चाहता है। जब वे हाथ पकड़ना शुरू करते हैं तो ओवेन की माँ उसे रात के खाने के लिए बुलाती है। बच्चे एक दूसरे को शुभ रात्रि की शुभकामनाएं देकर अपने अपने अपार्टमेंट में लौट जाते हैं। अपने स्थान पर एबी को थॉमस फिर से बाहर जाने की तैयारी करते हुए मिलता है, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वह उसके चेहरे को धीरे से छूकर उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, जिसे थॉमस सराहता है, लेकिन वह फिर भी उससे ओवेन से फिर न मिलने के लिए कहता है। थॉमस बाहर जाता है और दूसरी कार में घुस जाता है, सही समय का इंतजार करते हुए पीछे की सीट के पीछे छिप जाता है। ड्राइवर एक दोस्त को लेता है, जो अपना बैग पीछे की सीट पर फेंकता है, लेकिन अभी तक थॉमस को नहीं देखता। आखिरकार वे गैस स्टेशन पर रुकते हैं और ड्राइवर कुछ सामान खरीदने के लिए उतरता है। रेडियो चालू करने के बाद दोस्त अपना बैग लेने के लिए मुड़ता है और आखिरकार थॉमस को देख लेता है, जो हमला करने का फैसला करता है और उस लड़के पर हमला करता है। शिकार कुछ संघर्ष करता है, लेकिन थॉमस उसे मारने में कामयाब हो जाता है और संगीत की वजह से शोर नहीं सुनाई देता। हालांकि कार का मालिक अंततः समस्या को समझ लेता है जब थॉमस ड्राइवर की सीट पर बैठता है और कार को लेकर भागने लगता है। गुस्से में मालिक द्वारा सामने की खिड़की पर स्मूदी फेंके जाने से सड़क देखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए थॉमस को स्टीयरिंग में परेशानी होती है। कार एक खाई में गिर जाती है और पलट जाती है, जिससे दोनों यात्री इसके वजन के नीचे फंस जाते हैं। चूंकि कार का मालिक पास आ रहा है और पुलिस भी जल्द ही आएगी,
थॉमस अपने बैग में रखी एसिड की बोतल लेता है और अपने चेहरे पर डाल देता है ताकि उसकी विशेषताएं पहचान में न आए। अपार्टमेंट में वापस ओवेन और एबी दीवार के माध्यम से हाथ छू रहे हैं जब एबी को एक हत्या के संदिग्ध के जलने के कारण अस्पताल में भर्ती होने की खबर सुनाई देती है। वह अस्पताल जाती है और अपने पिता को देखने के लिए कहती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहती है कि पुलिस ने प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। जब एबी निकलती है तो रिसेप्शनिस्ट देखती है कि वह जूते नहीं पहने हैं और उस पर दया करती है, लेकिन जब वह उसे रोकने के लिए बाहर जाती है तो वह जा चुकी होती है। रिसेप्शनिस्ट जासूस को एबी के बारे में बताने के लिए फोन करती है, जो हमें कहानी की शुरुआत में ले जाती है। एबी इमारत पर चढ़ गई है और अब खिड़की से थॉमस को देख रही है। फलस खिड़की पर दस्तक देने के बाद थॉमस उसके पास आता है और उसे दिखाता है कि वह बोल नहीं सकता जब वह अंदर आने की अनुमति मांगती है। वे अपने माथे को एक साथ दबाते हैं इससे पहले कि थॉमस अपनी गर्दन एबी को खिलाने के लिए पेश करता है, जिसे वह स्वीकार करती है। जैसे ही वह होश खो देता है, उसका शरीर धीरे धीरे फिसलकर बर्फ से ढके जमीन पर गिर जाता है। कुछ क्षण बाद एबी ओवेन की खिड़की पर दिखाई देती है। उसे जगाने और उसे न देखने के लिए कहने के बाद एबी अंदर आने की अनुमति मांगती है, जो वह उसे दे देता है। एबी अपने कपड़े उतारती है और ओवेन के साथ बिस्तर में चली जाती है, जो देखता है कि वह ठंडी है और उसे विश्वास नहीं होता जब वह कहती है कि वह उड़कर आई थी। ओवेन उससे अपनी प्रेमिका बनने के लिए कहता है और पहले तो एबी मना कर देती है, यह कहते हुए कि वह लड़की नहीं है, वह कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ओवेन बताता है कि कुछ भी नहीं बदलेगा और उसका हाथ उसके गाल पर रखता है, तो वह स्वीकार कर लेती है। जब सुबह होती है तो ओवेन अकेला होता है और उसे एबी का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा है कि उसे जाना होगा और जीना होगा या रहना होगा और मरना होगा। ओवेन का जिम शिक्षक कक्षा को हॉकी और स्केटिंग के लिए जमी हुई झील पर ले जाता है। एक बार फिर ओवेन को उसके बुलीज द्वारा घेर लिया जाता है, इसलिए वह अपनी रक्षा के लिए एक धातु की छड़ पकड़ लेता है। जब केनी उससे इसे छीनने की कोशिश करता है तो ओवेन उसके सिर पर मारता है, जिससे उसका कान क्षतिग्रस्त हो जाता है। शिक्षक उनकी जांच करना चाहता है, लेकिन बच्चों की अचानक चीखों से उसका ध्यान भटक जाता है। उन्हें झील में जैक का शरीर मिला है। ओवेन और उसकी मां के प्रिंसिपल के साथ उसकी हरकतों पर चर्चा करने के लिए बैठक करने के बाद वे घर जाते हैं, जहां जासूस कुछ सवाल पूछने के लिए आता है। ओवेन को उसके कमरे में भेज दिया जाता है और जब वह खिड़की से देखता है तो वह पुलिस को जैक के अपार्टमेंट की जांच करते हुए देखता है। इसके बाद वह एबी को मोर्स कोड के साथ एक संदेश भेजता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती क्योंकि जासूस अब उसकी घंटी बजा रहा है। जब वह दरवाजे की झिड़ी से देखती है कि यह कौन है, तो वह जवाब न देने का फैसला करती है और अधिकारी अंततः चला जाता है। अगले दिन स्कूल के जिम उपकरणों का उपयोग करने के बाद ओवेन देखता है कि केनी को उसके दोस्त और भाई द्वारा उसके कान के घाव के लिए तंग किया जा रहा है। उसका भाई उसकी कार की चाबियां ले लेता है और उसे छोटी लड़की कहता है। शाम को वह एबी से मिलता है और उसे बताता है कि उसने अपने लिए कैसे खड़ा किया। एबी को उस पर गर्व है और उसे गाल पर एक चुंबन देती है। फिर वह एबी को एक पुराने परित्यक्त अपार्टमेंट में ले जाता है, जिसे एक पिछले किशोर पड़ोसी ने उसे दिखाया था और जिसके बारे में कोई वयस्क नहीं जानता। एबी कुछ संगीत बजाना शुरू करती है और ओवेन से पूछती है कि वह क्या करना चाहता है। वह जवाब देता है कि वह अपनी उंगली काट कर एक रक्त संधि करना चाहता है। खून की गंध एबी को प्रभावित करती है, लेकिन वह चाहे जितना भी इसे रोकने की कोशिश करे, वह नहीं कर पाती। उसके चेहरे का आकार और अधिक राक्षसी हो जाता है। वह फर्श पर गिर जाती है और वहां टप के खून को पी लेती है। जब ओवेन उसका नाम पुकारता है तो वह उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन वह खुद अचानक बाहर भागती है और एक पेड़ पर चढ़ जाती है। उस समय वर्जीनिया अपने कुत्ते के साथ टहल रही होती है। जब वर्जीनिया पास आती है तो एबी उस पर कूद पड़ती है और उसका खून पीने लगती है, लेकिन लैरी उसे धक्का देता है और उसके खिलाफ कुछ संघर्ष के बाद एबी भाग जाती है। कुछ क्षण बाद ओवेन देखता है कि एक एम्बुलेंस वर्जीनिया को ले जा रही है, जबकि वह अपनी उंगली पर बैंडेज लगाता है। वह अपनी मां से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह गहरी नींद में है, इसलिए वह अपने पिता को फोन करता है और पूछता है कि क्या बुरे लोग मौजूद हैं। उसके पिता सवाल को गलत समझ लेता है और सोचता है कि उसकी मां उसके दिमाग में विचार डाल रही है, इसलिए वह ओवेन से कहता है कि वे बाद में बात करेंगे, जिससे उसका बेटा परेशान और अकेले रोने लगता है। ओवेन एबी से मिलने का फैसला करता है, उससे उसी तरह अंदर आने की अनुमति मांगता है जैसा उसने उसके साथ किया था। बातचीत शुरू होने पर एबी ओवेन के संदेह की पुष्टि करती है। वह एक वैम्पायर है जिसे जीने के लिए खून की जरूरत है। वह बहुत लंबे समय से 12 साल की है और थॉमस उसका पिता नहीं था। उसके पहेली खिलौनों के संग्रह में ओवेन को उसकी और थॉमस की एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें एबी वैसी ही दिखती है, लेकिन थॉमस उनके जैसा एक छोटा लड़का है। यह ओवेन को डराता है, इसलिए वह जाने की कोशिश करता है।
लेकिन ए बी उसे रोक लेती है। केवल तभी उसे फिर से हिलने देती है जब वह जोर से सोचता है कि वह उसके साथ क्या करने वाली है। बाहर निकलते समय ए बी उसे याद दिलाती है कि उसने कहा था कि वे दोस्त नहीं बन सकते। अस्पताल में जासूस जांच के हिस्से के रूप में लैरी और वर्जीनिया से मिलने जाता है। जब वह लैरी से पूछताछ करता है, वर्जीनिया जाग जाती है, जिससे पता चलता है कि उसकी आंखें वैम्पायर की आंखों में बदल गई हैं। वह अपनी बाह में लगी आईवी को देखती है और उसे निकालकर घाव से रक्त संचारित खून पीना शुरू कर देती है। तभी एक नर्स अंदर आती है और पर्दे खोल देती है, जिससे सूरज की रोशनी कमरे में आती है। इससे वर्जीनिया में आग लग जाती है, जो जल्दी से कमरे में और नर्स तक फैल जाती है। ओवेन अपनी मां के वकीलों से मिलने के लिए बाहर होने के कारण अकेले खाना खाते समय अस्पताल की आग की खबर देखता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। यह एबी है, जो उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित करने के लिए कहती है। ओवेन समझ नहीं पाता कि वह बस अंदर क्यों नहीं आ सकती, इसीलिए एबी उसे दिखाती है कि उसे मौखिक अनुमति की आवश्यकता क्यों है। जैसे ही वह अंदर जाती है, उसके शरीर से हर जगह खून बहने लगता है। ओवेन जल्दी से समझ जाता है और जोर से कहता है कि उसे अंदर आने की अनुमति है, फिर उसे गले लगाता है। जब एबी नहा रही होती है, ओवेन फर्श साफ करता है और उसके गंदे कपड़े फेंक देता है। वह कुछ संगीत भी बजाना शुरू करता है और एबी को बताता है कि वह उसकी मां का ड्रेस उधार ले सकती है। शैतान की बात करें, उसी समय ओवेन की मां वापस आती है, इसलिए बच्चे ओवेन के कमरे में भागते हैं और एबी खिड़की से चढ़कर अपने अपार्टमेंट में लौट जाती है। कुछ क्षण बाद, यह जांच करने के बाद कि उसकी मां सो गई है, ओवेन एबी के स्थान पर जाता है। वह रात उसके साथ बिताता है और फर्श पर सो जाता है, जहां उसे अगली सुबह एबी का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा है कि वह बाथरूम में है और उसे अंदर नहीं आना चाहिए। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है तो ओवेन जिरी से देखता है कि यह जासूस है। वह पीछे हटता है, उसे अंदर न आने का इरादा रखता है, लेकिन वह एक ढीली तख्ती पर कदम रखता है जो चरमराती है और उसकी मौजूदगी जाहिर कर देती है। जासूस दरवाजा जबरदस्ती खोलता है और अपनी बंदूक तैयार करके अंदर आता है, जबकि ओवेन मेज के नीचे छिप जाता है। अधिकारी घर में इधर उधर देखना शुरू करता है, हत्या के शिकार लोगों के बटुए और फर्श पर एबी का नोट ढूंढता है, जिसके कारण वह बाथरूम की ओर बढ़ता है। वहां उसे टब में कंबलों का ढेर मिलता है, जिसे वह हटा देता है और एबी को सोते हुए पाता है। बेहतर देखने के लिए रोशनी की जरूरत होने पर जासूस खिड़कियों को ढकने वाली तख्तियों को हटाना शुरू करता है, लेकिन ओवेन उसे समय पर रोक देता है क्योंकि एबी की टांग पर जलन शुरू हो जाती है। अब जब वह जाग गई है, वह जासूस पर कूद पड़ती है और उसका खून पी लेती है। जासूस अपनी बांह ओवेन की ओर बढ़ाता है, चुपचाप मदद मांगता है, लेकिन ओवेन केवल दरवाजा बंद करके पीछे हट सकता है। जब एबी बाहर आती है तो वह ओवेन को गले लगाती है और उसे बताती है कि उसे चले जाना चाहिए, फिर अलविदा के रूप में उसे होठों पर चूमती है। कुछ घंटों बाद वह खिड़की से बाहर देखता है और रोता है जब वह देखता है कि एबी टैक्सी में चली गई है। उसने जासूस के शरीर को उस परित्यक्त कमरे में छिपा दिया था जहां वे समय बिताते थे। अगले दिन ओवेन स्विमिंग क्लास में भाग लेता है। उसका शिक्षक नेटटोरियम छोड़ देता है जब एक बुली उसे कचरे के डिब्बे में आग लगने की जांच करने के लिए बुलाता है, जिसे केनी और उसके दोस्तों ने योजना के हिस्से के रूप में शुरू किया था। शिक्षक के बाहर होने पर 4 लड़के दरवाजा बंद कर देते हैं, पूल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और ओवेन को छोड़कर सभी को जाने के लिए कहते हैं, जो लॉकर रूम के माध्यम से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और पूल पर वापस ले जाया जाता है। केनी का भाई उसे बालों से पकड़ता है और कहता है कि अगर वह 3 मिनट तक पानी के नीचे रह सकता है तो वह उसे केवल चाकू से हल्का सा काटेगा, लेकिन अगर वह नहीं कर सकता तो वह उसकी एक आंख निकाल देगा। ओवेन को पानी के नीचे धकेल दिया जाता है और वहां रखा जाता है, जब अचानक उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कांच टूटने की और लड़कों के चीखने की। पूल में खून भरने लगता है और एक बुली का सिर भी पानी में गिर जाता है। उसे बाहर निकलने में एक पल लगता है, लेकिन ओवेन आखिरकार पूल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और जैसे ही वह सांस लेता है, उसे एहसास होता है कि एबी वापस आ गई है और उसे बचाने के लिए सभी पुलिस को मार डाला है। अगले दिन ओवेन एक ट्रेन में होता है, अपने सामने एक ट्रंक के साथ अपनी पसंदीदा कैंडी खा रहा होता है। कंडक्टर को अपना टिकट दिखाने के बाद वह ट्रंक पर दस्तक देता है और मोर्स कोड में एक संदेश भेजता है और एबी अंदर से वापस दस्तक देती है। अधिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना सुनिश्चित करें। देखने के लिए धन्यवाद।